यह कहानी जीरो से भी नीचे के तापमान -40 डिग्री में शुरू होती है, जहां एक झुंड बंदरों को इंसानों ने पकड़कर जबरदस्ती काम पर लगा रखा है। जब से उन्हें यहाँ लाया गया, किसी ने ठीक से खाना तक नहीं खाया था। एक बूढ़ा बंदर काम करते हुए फिसल कर गिर जाता है और तुरंत ही एक इंसान उसे कोड़े से मारने के लिए आगे बढ़ता है। उनका मुखिया कैसर ये सब देख नहीं पाता। वो आगे बढ़कर बीच में आ जाता है। कैसर की दहाड़ सुनकर सारे बंदर काम छोड़ देते हैं, अपने हाथ उठाकर उसका साथ देते हैं। यह देख इंसानों का नेता कर्नल गुस्से में अपने सिपाहियों को आदेश देता है। कैसर को पकड़कर उसके सामने लाया जाता है। वो कहता है, अब तुम्हें भी अपने लोगों के साथ वही दर्द महसूस होगा, और कैसर को बेरहमी से कोड़ों से पीटता है। अपने साथियों की जान के लिए कैसर बस चुपचाप घुटनों पर झुककर सब सहता रहता है। लेकिन कर्नल का दिल पत्थर का है। वो किसी की दया की बात नहीं सुनता। गलती करने वाले उस बूढ़े बंदर को गोली मार देता है और बंदूक का मुंह कैसर की तरफ घुमा देता है। इसी बीच एक नौजवान बंदर पत्थर उठाकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसे पता है जब तक कैसर जिंदा है, उम्मीद जिंदा है। बाकी सब भी मजबूरी में काम पर लग जाते हैं। कैसर के अंदर गुस्सा सुलगता रहता है, पर वो कुछ नहीं कर सकता। बस अपने दुश्मन को जाते हुए देखता है। उसे लकड़ी के फ्रेम से बांध दिया जाता है। दूर से मॉरिस और रॉकेट ये सब देखते हैं और उसे बचाने की योजना बनाने लगते हैं। रात को डंकी नाम का बंदर कैसर के पास आता है। वो हथियार उठाकर उसकी तरफ बढ़ता है, पर वार करने के बजाय रस्सी काट देता है। असल में कर्नल ने उसे बस चेतावनी देने भेजा था। कर्नल ने तय कर लिया था, बंदरों को तभी खाना और पानी मिलेगा जब वो काम पूरा करेंगे। लेकिन कैसर समझ चुका था, जिस दिन उनका काम खत्म हुआ वो सब मारे जाएंगे। अब वो और नहीं सह पाता। वो गुस्से में कर्नल पर झपट पड़ता है, पर डंकी उसे रोक लेता है। अगले दिन कर्नल बंदरों के पिंजरे में कुछ अनाज फेंकता है, लेकिन शर्त रखता है, कैसर को बर्फीले ठंडे पानी से नहलाया जाएगा। कैसर चुपचाप ये सब झेलता है और बाकी बंदर उसकी इस हिम्मत पर भावुक हो जाते हैं। इधर रॉकेट और मॉरिस को एक अंडरग्राउंड सुरंग मिलती है जो सीधे मिलिट्री बेस तक जाती है। वो तय करते हैं कि इसी रास्ते सबको निकाला जाएगा। उधर ठंड और भूख से बेहाल कैसर को अचानक भ्रम होता है। वो सोचता है उसके सामने कोबा है, लेकिन वो डंकी होता है जो उसे आजाद करने आया है। उसी समय एक छोटी लड़की नोवा सारे खतरे झेलकर बेस के अंदर पहुंच जाती है। वो कैसर को पानी देती है और अपना पुराना टेढ़ी उसे पकड़ा देती है। कैसर की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक लौटती है, लेकिन तभी गश्त पर निकले सिपाही वहां पहुंच जाते हैं। कैसर उसे जल्दी भागने को कहता है। रॉकेट बाहर से सिपाहियों का ध्यान भटकाता है और खुद पकड़ा जाता है। उसे भी पिंजरे में डाल दिया जाता है। रात को दोनों फिर से भागने की प्लानिंग करते हैं। अगले दिन जब सारे बंदर काम पर निकाले जाते हैं, वो सुरंग की दूरी मापकर जानकारी कैसर तक पहुंचाते हैं, जो इशारों से बाहर मौजूद मॉरिस तक संदेश भेजता है। मॉरिस और बैड मंकी तुरंत खोदाई शुरू कर देते हैं। आखिरकार रास्ता तैयार हो जाता है। सारे बच्चे और औरतें बाहर निकल जाते हैं। कैसर आखिरी तक रुका रहता है। उसकी नजर कर्नल के कमरे पर टिकी रहती है। आंखों में वही पुराना बदला जल रहा होता है। लेकिन तभी उत्तरी सेना के हेलीकॉप्टर हमला कर देते हैं। गोले बारूद की आवाज से पूरा बेस हिल जाता है। सिपाही जवाबी हमला शुरू कर देते हैं। बंदर बीच में फंस जाते हैं, ना आगे जा सकते हैं ना पीछे। कैसर मौका देखकर कर्नल के कमरे में पहुंचता है। वहाँ खामोशी पसरी होती है। टेबल पर खून से सनी बोतल और एक पुरानी फोटो पड़ी होती है। कमरे में कर्नल बिस्तर पर पड़ा है, कमजोर और टूटा हुआ। कैसर बंदूक उठाकर उसकी तरफ करता है, लेकिन तभी फर्श पर पड़ा वही टेढ़ी दिखाई देता है। उसे समझ आता है कर्नल भी उसी वायरस से संक्रमित है जिसने इंसानों को बर्बाद किया था। वो बंदूक नीचे कर देता है। कर्नल की आंखों में झलकती बेबसी देखकर वो कमरे से बाहर निकल जाता है। कर्नल अपनी बची हुई इज्जत के लिए बंदूक उठाकर खुद पर गोली चला देता है।